हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलिए जी हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि जो सिस्टमिक रिस्क है वो क्या है, उसको डिफाइन किया और किस तरह से मार्केट फेलियर जो है उसका सबब बन सकता है, किसी मार्केट को कोलैप्स कर सकता है। अच्छा जी, अगर हम एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल in some markets, insurance may be expensive because claim costs are high. अब ये मार्केट टू मार्केट भी वेरी करता है, इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी आ रही है, जो क्लेम्स आ रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, कितनी हाई है, और उसी हिसाब से जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आप ले रहे होते हैं वो उसी क्लेम कॉस्ट जो आपके क्लेम्स होते हैं, जो आपकी कॉस्ट आ रही होती है उसी हिसाब से एक्सपेंसिव हो सकते हैं. One would expect the price of insurance to be commensurate with expected claim costs. While this may cause hardships for consumers, it is a natural result of properly functioning market forces and not a condition that can be remedied by regulation per se. अच्छा जी, अब एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि जो इंश्योरेंस प्राइसेस हैं वो कमेंशरेट होनी चाहिए उनके साथ जो कि उनके एक्सपेक्टेड क्लेम कास्ट हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हार्डशिप्स कंज्यूमर्स को फेस करना पड़ सकती हैं, क्योंकि जो है कोई भी जैसे कि लिखा है, इट इज़ अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ प्रॉपरली फंक्शनिंग मार्केट। अब प्रॉपरली जो मार्केट फंक्शनिंग होती है उसमें ऑब्वियसली जो है वो स्मूथ रनिंग नहीं हो रही होती, उसमें कंज्यूमर जो है उसको डिफरेंट हार्डशिप्स जो है वो फेस करना पड़ती हैं। तो सेम इज़ द केस विद इंश्योरेंस मार्केट, इसमें भी कंज्यूमर जो है वो हार्डशिप्स में जो है उनको टेक्निकलिटीज़ की वजह से फेस करनी पड़ेगी। तो लिहाजा ये जो है वो नेचुरल है, नॉर्मल रिजल्ट है किसी भी फंक्शनिंग मार्केट का, और ये कोई कंडीशन नहीं है, और इसको रेमेडी जो है वो ज़रूरी नहीं कि किसी रेगुलेशन के थ्रू ही उसको रेमेडी किया जा सके। ईच एंड एवरी केस में जो है वो सिचुएशन डिफरेंट होती है और ये केस टू केस भी वेरी करता है, ठीक है जी। बिजनेसेस, हर बिजनेस के जो है वो डिफरेंट पॉलिसी होती है, हर बिजनेस की पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर की जाती है। इसीलिए ये मार्केट टू मार्केट और बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करता है कि उसको कौन सा रेगुलेशन मेथड जो है वो अडॉप्ट किया जाए, और इसमें फर्दर रेगुलेशन में भी डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू जो है वो रेमेडी किया जा सकता है उस मार्केट कोलैप्स को, मार्केट फेलियर को। अच्छा जी, this kind of situation can be contrasted with true market failures in which there is a significant violation of the conditions for workable competition. अब आपको याद होगा कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है उस मार्केट में जहाँ पे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, और जो है वो आपको इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो उस तरह से नहीं दी जा रही, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वर्केबल कंपटीशन नहीं हो सकता है। तो उस वर्केबल कंपटीशन की भी ये जब सिचुएशन ऐसी आती है जैसे कि ऊपर हमने बयान किया, तो ये सिग्निफिकेंट वायलेशन होगी उस वर्केबल कंपटीशन के भी। तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन का रेशनल ये रीजन जो है वो क्या दी जाती है कि व्हेन मार्केट फेलियर्स अकर इज बेस्ड ऑन प्रमोटिंग और रिस्टोरिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह जो बताई जाती है, रीजनिंग दी जाती है कि इंश्योरेंस बिजनेस में भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसीलिए ज़रूरी है कि उन मार्केट फेलियर्स जो अकर होते हैं, जो मार्केट फेलियर्स होते हैं, कोलैप्स में हो जाती है मार्केट, उसको बचाया जा सके और इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो उसको प्रमोट किया जा सके और रिस्टोर किया जा सके। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एन इंश्योरर एन इंश्योरर मे टेक ऑन too much financial risk because its owners would not be required to pay the full costs of its insolvency due to limited liability of the corporate form of the organization. अच्छा जी, अब इंश्योरर जो है वो हो सकता है कि वो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बहुत हाई, उसके लिए भी वो ऑप्ट कर ले, हाई फाइनेंशियल रिस्क को ऑप्ट कर ले, क्योंकि एक्चुअली जो है उस रिस्क के जो ओनर है या जो वो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है वो जो उसकी फुल
इंसॉल्वेंसी, उसके नतीजे में अगर कोई इंसॉल्वेंसी अगर होती है तो उसकी फुल कास्ट जो है वो उन्होंने पे नहीं करनी, क्योंकि उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है उसके लिए अप टू द एक्सटेंट ऑफ रनिंग ऑफ सर्टन रिस्क्स। ठीक है, तो लिहाजा वो ऑप्ट कर सकते हैं much higher financial risks के लिए भी। ठीक है, so in many industries the creditors of firms may be able to sufficiently judge the firm's financial risk and take steps to protect their interest। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या होता है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं जो कि डेट दे रहे होते हैं, या आसान लफ्जों में इसको हम कहते हैं जिससे हम कर्जा ले रहे होते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर जो कि आपकी फर्म्स को डेट दे रहे होते हैं, तो किसी भी जो फर्म है, किसी भी किस्म की कोई फर्म है, उसका जो क्रेडिटर है, अब उसके पास इतने राइट्स होते हैं, ये कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं कि जिनको सामने रखते हुए वो इवेल्युएट कर सकते हैं, जो फोर्स कर सकते हैं जो फाइनेंशियल रिस्क जो है इन फ्यूचर उन्हें हो सकता है, और वो उसके अकॉर्डिंगली मेजर करते हुए स्टेप ले सकते हैं और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। However, the circumstances for certain financial institutions such as banks and insurance companies are arguably more problematic for creditors। अब आप सोचें, आप में से हर किसी का बैंक में अकाउंट होगा, या अगर किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो आप जो है, क्योंकि ये इसका एक अनसर्टन इवेंट जो है वो हैपनिंग हो सकती है। बैंक जैसे ये करो पेंडेमिक के दिनों में, या जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे बैंक स्कैम्स जो हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो वो हुए हैं। तो ठीक है, सिंपली उसमें बैंक क्या करता है कि ये जी अनसर्टन रिस्क है, और ये इसमें बैंक जो है वो, हम जब आप क्लेम करने जाते हैं कि मेरी तो अमाउंट जो है वो बैंक के पास थी, तो मैं अब क्या करूँ, इसी तरह सेम इज द केस विद इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन। वहां पे भी अनसर्टन हैपनिंग ऑफ इवेंट, या अनसर्टन इवेंट्स हैं जिनकी हैपनिंग या ना वाकई होने पे जो है वो आपका कोई क्लेम जो है वो बेस कर रहा होता है। तो सर्टेनिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, और जो है रनिंग रिस्क जो है उसकी सर्टेनिटी नहीं, तो लिहाजा ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है बैंक्स और इंश्योरेंस के साथ, क्योंकि आप एवेल्युएट नहीं कर सकते उस रिस्क को। One could make the case that the costs of monitoring are so high for consumers that it is cheaper for the government to undertake this task and take action against insurers that incur excessive financial risk। तो अब अगर एक जो है वो इंश्योर्ड जो है, एक पर्सन जो पॉलिसी लेने जा रहा है, अगर वो खुद ऐसे मेजर लेना शुरू करेगा कि जिससे वो एवेल्युएट कर सके उस रिस्क को, उस फोर्स कर सके, तो वो उसका जो है अल्टरनेटिव क्या आएगा कि गवर्नमेंट उसका कंट्रोल ले ले, क्योंकि वो मोर चीपर होगा। अगर वो खुद एज एन इंडिविजुअल हम उस रिस्क को एवेलुएट करने के लिए जाएंगे, तो वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, हम उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, उसकी कास्ट बहुत हाई पड़ेगी। तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग लेती है कि उस वो ये काम करेगी, और वो ऐसे इंश्योरर्स के खिलाफ जो कि एक्सेसिव फाइनेंशियल रिस्क कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेगी और इसको रेगुलराइज करेगी। If it is more efficient for the government to perform this monitoring and employ other compliance enforcement measures, then regulatory intervention could increase social welfare। तो अगर गवर्नमेंट जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम देती है और इन्फोर्समेंट मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए एक रेगुलेशन का प्रॉपर सिस्टम जो है वो इंश्योरेंस बिजनेस में भी लाती है, तो इससे क्या किया जा सकता है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। Similarly, if there is collusion among insurers due to market power resulting from the presence of a small number of firms and entry-exit barriers in a particular market, then the government could remedy this market failure through antitrust measures or regulating प्राइसेस। इसी तरह से अगर क्लूजन हो जाता है इंश्योरर्स के दरमियान में, ठीक है, जो कि मार्केट पावर जो है जिसकी वजह से स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स है, या ऐसे टेक्निकलिटीज हैं, एंट्री एग्जिट के बैरियर्स हैं किसी पर्टिकुलर मार्केट में, तो उसको कोई इंडिविजुअल जो है वो रेमेडी नहीं कर सकता, बल्कि गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करते हुए उस फेलियर को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं ऐसे मेजर्स लेके। और प्लस जो प्राइसेस हैं उस मार्केट में प्रोडक्ट्स की, उनको रेगुलराइज करते हुए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, रेमेडी कर सकती है इस मार्केट फेलियर को।
The assumption here is that the government would ensure that the prices charged would be same as those that would be set in a competitive market. जिस तरह से आपकी कोई भी सब्जी मंडी है, आपके फ्रूट मंडी है, या आपकी किसी भी मार्केट में प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट रेट दिए जाते हैं, तो वो सर्टन प्राइसेस दे दिए जाते हैं कि इससे ऊपर कोई भी एक्सीड नहीं करेगा, और इसी सर्टन प्राइसेस पे जो प्रोडक्ट्स सेल किए जाएंगे, तो इससे रेगुलराइज किया जा सकता है इसको. दिस इज एन एफिशिएंसी बेस्ड आर्गुमेंट दैट implies that the regulator would attempt to enforce prices equal to marginal cost. If in contrast, high insurance prices are due to high levels of risk, अगर high insurance prices होगी तो high level of risk भी उसमें involve होगा, जो कि collusion हो सकता है फिर insurers के दरमियान में. Then regulation cannot enforce lower prices without causing market distortions. तो उसके उससे क्या होगा कि जो है वो अगर आप रेगुलराइज करना चाहते हैं और लोअर प्राइसेस करेंगे, तो उसकी वजह से भी जो है मार्केट में क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगी. ठीक है, तो इस डिस्टिंक्शन को मेंटेन करना, ना बहुत हाई प्राइसेस हो और ना बहुत ही लोअर प्राइसेस हो. दिस डिस्टिंक्शन is important because regulatory intervention and policies often can be motivated by the desire to fix or ameliorate market problems rather than remedy legitimate market failures. तो इस डिस्टिंक्शन की वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के लेवल पे रेगुलेटरी इंटरवेंशंस होती हैं या पॉलिसीज होती हैं, उससे जो है उसका आउटकम क्या प्रिज्यूम किया जाता है, या उसका आउटकम डिजायरेबल क्या होता है कि उसको फिक्स किया जा सके रादर देन कि उसको रेमेडी किया जा सके बाय अडॉप्टिंग लेजिटिमेट मेजर्स उस मार्केट फेलियर्स को बचाने के लिए. ठीक है जी बच्चों. So optimal regulation is based upon an ideal set of policies that attempt to replicate the condition of a competitive market and maximize social welfare. तो optimal regulation का मकसद क्या है कि ideal set of policies ऐसे set of policies formulate की जाए कि जिसमें जिसमें जो conditions हों competitive market की, और जो है वो उसमें सोशल वेलफेयर जो है वो उसको मैक्सिमाइज किया जा सके. यानी कि ऐसा सेट ऑफ पॉलिसीज दिया जाए, ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाए कि जिनको अडॉप्ट करते हुए किसी भी कंपेटिटिव मार्केट को एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो उसमें लाया जा सके, और पब्लिक वेलफेयर जो है वो उसको मैक्सिमम जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके. So this theoretical model of regulation is based on the premise that regulators seek to remedy market failures and not market problems caused by other external factors. अब इसका रेगुलेशन का मकसद क्या है कि उन्होंने मार्केट फेलियर्स को रेमेडी करना है. मार्केट प्रॉब्लम्स जो है वो ईच एंड एवरी मार्केट प्रॉब्लम जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते. दिस में इंक्लूड फेलियर्स दैट वुड अदरवाइज कॉज इंश्योरेंस टू इनकर एन एक्सेसिव रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी or engage in abusive trade practices, for example, misrepresenting insurance products, refusing to pay legitimate claims, etc. etc. जो बैड प्रैक्टिसेस मार्केट में चल रही हैं इंश्योरेंस की, जैसे कि आपको मिसरिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोडक्ट्स के हवाले से दिखाया कुछ जाता है, बेचा कुछ जाता है. इसी तरह से आपके जो लेजिटिमेट क्लेम है, आपके कानूनी और जायज़ क्लेम्स जो बन रहे होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उनको रिफ्यूज़ कर देती हैं. तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो इसमें ये फेलियर भी इंक्लूडेड होंगे. दिस assumes that the regulators have perfect information and can determine and implement the correct करेक्ट मार्केट सॉल्यूशंस. अब इससे assumption क्या है कि जो रेगुलेटर्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट अगर रेगुलेटर है इसकी, तो उनके पास ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, और वो डिटरमिन कर सकते हैं कि जी मार्केट जो है उसको जिसमें फेलियर है हो रहे हैं, या मार्केट में कौन से सॉल्यूशंस ऐसे अडॉप्ट जो है वो दिए जा सकते हैं जिसके थ्रू करेक्ट किया जा सकता है बैड प्रैक्टिसेस को. और ये अजम्पशन जो है वो ऑब्वियसली वैलिड नहीं है, क्योंकि ऐसी आइडियल सिचुएशन जो है वो पैदा नहीं हो सकती. सो जितने भी मार्केट फेलियर्स होंगे उनको नेसेसरीली रेमेडी रेगुलेशन के थ्रू नहीं किया जा सकता. ठीक है जी, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉल्वेंसी रेगुलेशन क्या है, और फर्दर इसका एक समरी लेक्चर इस पे अगला मैं जो है वो प्रिपेयर करूंगी इंशाल्लाह, और रिसर्च पेपर को ख़त्म कर देंगे. टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.